आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया। आज सुबह सुबह ही मेल देखा मैंने, वहां पे 0.52% से इसको बढ़ा के 0.53% एक्सपेंस रेशियो कर दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, काफी लंबे समय से जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के, एंड फिर भी ये ½ % ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। एक तो रीजन इसका ये भी है कि क्योंकि बहुत बड़ा एयूएम हो चुका है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज भी नहीं कर सकती, बट फिर भी ½ % का एक्सपेंस रेशियो ही चार्ज करती है। तो ये अच्छी बात है कि कम एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करती है और बढ़िया रिटर्न भी बना के इन्वेस्टर्स को दे रही है। दूसरे अपडेट की बात करते हैं आज की, तो आपने पढ़ा होगा, हो सकता है अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, 80,000 करोड़ प्लस की सेलिंग अक्टूबर महीने में अभी तक हो चुकी है एफआईआईज की ओर से। क्लियर है? और अभी तो आज 22 तारीख है ना, तो लगभग तो 9-10 दिन अभी बचे हुए हैं और अभी तक में 80,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अभी तक की हिस्ट्री में इन अ मंथ, एक महीने के अंदर, अभी एक महीना पूरा हुआ भी नहीं है, अभी 22 दिन बस हुए हैं, लेकिन एक महीने के अंदर में अभी तक की हिस्ट्री में ये एफआईआईज की तरफ से सबसे बड़ी सेलिंग है। मार्च कोरोना वाले क्रैश जो हुआ था उसमें भी इतनी बड़ी सेलिंग एक महीने में नहीं हुई थी। जो उससे पहले मार्केट 2008 में क्रैश हुआ था वहां पे भी इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हुई थी, और उससे पहले तो नहीं ही होगी, ये तो आप लोग भी समझ सकते हो। इसके अलावा जो छोटी मोटी गिरावटें बीच में होती रहती है, कभी किसी महीने में इतनी बड़ी सेलिंग सिंगल मंथ में नहीं हुई है जितनी बड़ी सिंगल मंथ में हो रही है अभी। और दाद देना पड़ेगा कि जिस तरीके से सेलिंग एफआईआईज की हो रही है उस तरीके से मार्केट की जो गिरावट है उसको एब्सॉर्ब किया जा रहा है। अब जानबूझ के किया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल किया जा रहा है या नेचुरल किया जा रहा है, ये तो आगे चल के पता चलेगा, बट एब्सॉर्ब तो किया जा रहा है बिग वाली को, बहुत जबरदस्त वाली। थर्ड अपडेट और क्वेश्चन दोनों को एक साथ हम मर्ज कर रहे हैं। ग्रो और ज़ीरोधा को लेकर क्वेश्चन भी था, अपडेट भी था। तो क्वेश्चन ये था कि जो ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वाले प्लेटफॉर्म है वो फ्री में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करवाते हैं क्या, वो पैसा कैसे कमाते हैं? तो देखो, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले प्लेटफॉर्म है वो ज्यादातर प्लेटफॉर्म, अब पहले नहीं था, पहले वो बिल्कुल ही पैसा नहीं कमाते थे। अब सेबी ने ये ऑप्शन दे दिया है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले प्लेटफॉर्म भी, मतलब एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से चार्ज कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन फीस, कुछ ₹1 ₹2 ऐसे फीस पर ट्रांजेक्शन चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा उनके पास है वो इन्वेस्टर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले प्लेटफॉर्म है जो कि इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से चार्ज करना शुरू कर चुके हैं। ईटी मनी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो चार्ज करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ट्रांजेक्शन चार्ज। ₹2 शायद सेट है ईटी मनी का हर एएमसी के साथ। बट उसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से ₹1 चार्ज नहीं करते, वो पूरा उनका खुद का खर्चा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि कस्टमर बेस बढ़ेगा तो वो दूसरे चीजों पे डाइवर्ट करेंगे उन कस्टमर्स को। जैसे कई केसेस में जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती है कोई कंपनी, वो उन्हीं इन्वेस्टर्स को लोन भी देती है, उन्हीं इन्वेस्टर्स को गोल्ड बाई करने की, डिजिटल गोल्ड बाई करने की ऑप्शन देती है, उन्हीं इन्वेस्टर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाती है, मतलब डिमेट अकाउंट भी खुलवाती है, उन्हीं इन्वेस्टर से ट्रेडिंग भी करवाती है, उन्हीं इन्वेस्टर को इंश्योरेंस बेचती है, उन्हीं को से एफडी करवाती है, तो बाकी प्रोडक्ट्स में वो पैसे कमाती है। अब आप कहोगे नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, फ्री में कोई कंपनी क्यों ऐसा करेगी? अब देखो बताता हूँ कैसे। जीरोधा और ग्रो दो बड़े प्लेटफॉर्म है। ग्रो जो है अभी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर ऑफ यूजर्स के मामले में, एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स के मामले में भी। जो इन्वेस्टर है एक्टिव, वो सबसे ज्यादा ग्रो के पास है। लेकिन अब बताता हूं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। ग्रो का जो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट रहा है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, वो लगभग 500 करोड़ का इस साल रहा है। लेकिन क्योंकि अमेरिका से उन्होंने अपना जो पूरा शिफ्ट किया है, पूरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट की है, तो एक बार उनको लगभग 1300 करोड़ का टैक्स देना पड़ा, जो कि अगले साल से ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट था उनका बिजनेस से, वो 500 करोड़ का लगभग में था। और क्योंकि टैक्स देना पड़ा इसलिए नेट नेट वो 800 करोड़ के लॉस में चले गए। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 500 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है।
और सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है ग्रो के पास। वहीं जीरोधा के पास क्या, जीरोधा की तरफ हम जाते हैं तो जीरोधा के जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो ग्रो से कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4500 करोड़ का प्रॉफिट था जीरोधा का, 4500 करोड़ बिजनेस से, सिर्फ बिजनेस से। और जो जीरोधा के अंदर में ही इन्वेस्टिंग होती है, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा के अनरियलाइज्ड गेन्स पे बैठी हुई है जीरोधा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में पिछले 4500 करोड़ का लगभग प्रॉफिट था, और ग्रो का उसी फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 9 टाइम्स का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि ग्रो के पास जो ज्यादातर कस्टमर है, मेजॉरिटी में कस्टमर, वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले। एक्टिव लगभग कस्टमर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, बहुत कम है। तो डीमेट अकाउंट है फिर भी वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत कम कस्टमर है जो कि ग्रो के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। प्रॉपर ट्रेडिंग करने वाले तो और भी कम है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले कुछ है। और सबसे ज्यादा जो ब्रोकर्स का पैसा बनता है वो ट्रेडिंग में बनता है, और इन्वेस्टिंग में कुछ बनता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बनता नहीं है। इस कारण से कम क्लाइंट होने के बावजूद में ग्रो से 9 गुना ज्यादा प्रॉफिट पिछले एक साल में कमाया है जीरोधा ने। समझ गए? तो यही चीज होती है कि बड़े जितने बड़े नामी ब्रोकर्स है, वो कोई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना इन्वेस्टर से 1 रुपया लेते हैं, ना एएमसी से 1 रुपया लेते हैं। भारत के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे तो म्यूचुअल फंड पे क्या असर होगा, ये सवाल है। तो देखो, भारत के हालात श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे हो जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे हालात होंगे तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। और इसका सिग्नल भी आपको मिलने लगेगा। पहले अचानक एक ही दिन में पूरा क्रैश नहीं कर जाएगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी और उस दिन स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन समझना ये है कि क्या उसके बाद वो वापस, मान लो अगर इकोनॉमी कोलैप्स की, इकोनॉमी गिर रही है, तो क्या उसके पास वो वापस ग्रो कर सकती है, वापस ऊपर आ सकती है या नहीं आ सकती? अगर नहीं आ सकती तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगा, जो गया वो खत्म हो जाएगा। वापस आ सकती है तो अगेन वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे इंडिया के अंदर में भी 90s के टाइम पे, 1990-91 के टाइम पे कोलैप्स जैसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन हमारे लीडर्स ने उसको संभाला, अपने देश को संभाला, इकोनॉमी को संभाला, और फिर वहां से ऊपर की तरफ भाग गई हमारी इकोनॉमी। तो वही चीज होता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था सही है, इकोनॉमी सही है, तो बुरे हालात से भी गुजर जाती है। और इवन लीडर्स भी थोड़े समझदार होने चाहिए, तो बुरे हालात से भी निकल जाता है देश। लेकिन अगर जो लीडर्स हैं वो उतने समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, देश के बारे में नहीं सोच रहे, तो फिर तो देश डूबेगा ही डूबेगा। और थैंक गॉड हमारे कंट्री के साथ ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री के साथ अगर होता तो 90 के दशक में ही हमारे हालात कुछ पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे हो चुके होते, बांग्लादेश जैसे हो चुके होते, लेकिन नहीं है। और दूर दूर तक ऐसा होने के आसार भी यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर आपको लगता है, देखो ये सेम चीज वही चीज होती है कि आपको आपकी एनालिसिस में अगर दिखता है कि भारत की इकोनॉमी डूबने वाली है, तब तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए इक्विटी मार्केट से, क्योंकि आपकी एनालिसिस है। मेरी एनालिसिस में मुझे लगता है कि नहीं, अभी नहीं डूबेगी, 20-25 साल तक तगड़ा ग्रोथ दे सकती है, इसलिए मैं मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर मुझे भी लगता है कि नहीं अब रिटर्न तो बनेगा नहीं, अब तो ये नीचे ही जाने वाला है, तो मैं नहीं जुड़ता मार्केट के साथ। ये सिंपल सा आपको कैलकुलेशन स्ट्रेटजी लेके चलनी है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी तो कंपनीज ग्रो करेंगी, बिजनेस के लायक माहौल होगा, और बिजनेस जब अच्छे से ग्रो करेंगे तभी तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो उन बिजनेसेस के स्टॉक्स हैं वो ग्रो करेंगे। क्लियर है? तो जिन्होंने स्टॉक में लगाया है पैसा वो ग्रो करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हो, और म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा तो फिर हम ग्रो करेंगे। इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने इसी साल जुलाई में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जल्दी जल्दी करके, कोई दिक्कत नहीं है आपने किया है तो, और 35,000 की एसआईपी भी जा रही है। अब आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी कंटिन्यू करे, एसआईपी रोक दे, लमसम करे, क्या करे? देखिए, मैं बता रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद समझा भी देता हूं। ये जो चीजें होती हैं, ये जो थोड़ा बहुत टर्बुलेंस मार्केट के अंदर में है, वो शॉर्ट टर्म में आती ही रहती है। अगर आपको बचना है इससे तो आप मार्केट डेली डेली ना देखें, अपने इन्वेस्टमेंट को डेली डेली ना देखें। लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करेगी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर है?
शॉर्ट टर्म में इमोशंस को लेके कोई भी कुछ न्यूज आ गई या किसी चीज को लेके मार्केट बिहेव करेगी ही करेगी। जैसे आपको डर लग रहा है वैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो वो लोग गलती करके ऊपर नीचे करवाते हैं मार्केट को। करना क्या है? करना ये है, एसआईपी चल रही है, चलने देना है, बंद नहीं करना है। बंद आप एसआईपी तब करोगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ये सोच के नहीं बंद करना है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है तो एसआईपी और बढ़ाना है क्योंकि और ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट होंगी। क्लियर है? तो एसआईपी को बंद नहीं करना है, हो सके तो बढ़ाना है, नहीं तो कम से कम जो है उसको चलने देना है। अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है तो एसआईपी बंद कर सकते हो, लेकिन पैसा निकालना बिल्कुल नहीं है। पैसा निकालना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जुलाई में आपने इन्वेस्ट किया तो 5-6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया नहीं होगा इक्विटी मार्केट में, इन्वेस्ट किया होगा 5 साल 10 साल के लिए। क्लियर? तो पैसा निकालना नहीं है। लमसम पैसा रहे तो करिए, नहीं रहे तो नहीं करिए। क्लियर है? अपने और इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, एसआईपी के थ्रू करो, लमसम के थ्रू करो। इन्वेस्टमेंट और करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास पैसे है तो करो, नहीं है तो मत करो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की है उसको नहीं छूना है, उसके साथ पेशेंस के साथ जरूर बैठना है। तभी आप आगे जो इसके फ्रूट्स आएंगे इस इन्वेस्टमेंट्स के, उसको आप एंजॉय कर पाओ। इनका सवाल है यहाँ पे कि स्टॉक में पैसा बनेगा ज्यादा या म्यूचुअल फंड में बनेगा। इनको लगता है कि स्टॉक में ज्यादा पैसा बनेगा। देखिए, जिन लोगों को लगता है ना स्टॉक में ज्यादा पैसा बनेगा, उनका तो खासकर स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं बनता है, उनका तो म्यूचुअल फंड में ही ज्यादा बनेगा पैसा, ये आप समझ लो। स्टॉक में पैसा बनाना हलवा खाने जितना आसान नहीं है। आसान आपको इसलिए लगता है कि क्योंकि आपने सिर्फ विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस इनकी कहानियां सुनी है। इनके साथ जो और 50-100-1000 कंपनीज थी उनकी कहानियां नहीं सुनी। आपने सिर्फ जो रॉकेट लॉन्च हो गया उसकी कहानियां सुनी है, जो रॉकेट फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया, उनकी कहानियां नहीं सुनी है। आपको मैं सिंपल सा एक टास्क देता हूं, वो आप करो। आप 2000 के टाइम में, ठीक है, 2000 के टाइम में निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़ा जो इंडेक्स है उन्हीं के स्टॉक्स उठा लो और उनमें से कितने स्टॉक्स अभी है जो निफ्टी 50 के अंदर है वो देख लो। और ऐसा ही आप मिड कैप के अंदर के स्टॉक्स देख लो, स्मॉल कैप के अंदर देख लो, माइक्रो कैप के अंदर देख लो, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। स्टॉक्स बहुत ज्यादा डेड होते हैं और पहले तो फिर भी कुछ सही था, अभी के टाइम पे तो माहौल और ज्यादा डायनेमिक हो चुका है। एक तो पहले स्टॉक को होल्ड करना डीमेट में नहीं, दिमाग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइकोलॉजिकल लेवल पे जब वो 10, 20, 30, 40% ऊपर नीचे करेगी तो एक तो वो मुश्किल है, ऊपर से वो कंपनी सरवाइव करेगी नहीं करेगी ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छी से अच्छी कंपनी भी डेड हो जाती है। और तीसरा, उसकी ट्रैकिंग हर समय, हर क्वार्टर, महीने आपको ट्रैक करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तीनों में से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो 99.99% इन्वेस्टर है वो तीनों में से कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो जो फंड मैनेजर सामने बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, और हमसे बड़ा सेटअप लेके बैठा हुआ है इसी काम को करने के लिए। और 24 घंटे उसका दिमाग इसी काम पे रहता है, क्योंकि उसकी घर की रोटी इसी से चलती है। आपके घर की रोटी, आप जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे चलती है, लेकिन उसके घर की रोटी वो इन्वेस्टमेंट सही से करेगा तभी चलेगी। इज्जत भी बढ़ेगा, रेपुटेशन भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। उसका दिमाग पूरा वहां पे फोकस है। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सबके लिए नहीं, ज्यादातर के लिए। स्टॉक में ज्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा, मेंटल लेवल पे उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिजनेस को, पढ़ना पड़ेगा पूरा बिजनेस को, जो कि आप करोगे नहीं। तो आप इन दोनों में से क्या कर सकते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये आज के सारे अपडेट्स और सवाल थे। आपका और कोई दूसरा क्वेश्चन वगैरह है, कोई टॉपिक पे डिटेल में कुछ चाहिए, तो वो सारा चीज आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।